खबरों की शुरुआत करेंगे हैदराबाद से आई अहम खबर के साथ, जहां प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस वसूलने का सिलसिला लगातार जारी है। गवर्नमेंट फीवर अस्पताल की डीएमओ डॉक्टर सुल्ताना कोरोना से मुतासिर हुई। इसके बाद उन्हें चादरघाट के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। निजी अस्पताल ने पहले तो उन्हें 40,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर सुल्ताना ने 40,000 रुपये अदा कर दिए और इसी के बाद अस्पताल ने 24 घंटों के दौरान उनके हाथ में 1,15,000 रुपये का बिल भी थमा दिया। इसके बाद फीवर अस्पताल की डीएमओ ने अस्पताल इंतजामिया से उन्हें डिस्चार्ज करने की मांग की। अस्पताल के जिम्मेदारान ने उन्हें डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। मुतासर डॉक्टर ने जब चादरघाट पुलिस स्टेशन से रुजू किया तो पुलिस ने भी उनकी शिकायत दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। अब मुतासर डॉक्टर का कहना है कि ना तो उनका इलाज किया जा रहा है, ना ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। क्या कुछ कहा डॉक्टर सुल्ताना ने, आइए देखते हैं। Hello, I'm Dr. Asta Sultana. I'm a COVID warrior. Due to shortness of breath, I have been admitted at Tumbe Hospital, Chadargarh. For one day, they are charging me 1,15,000. I could not pay so much amount for one day expenses, and my brother paid 1.5 lakhs. And both of them paid 1.9 ka cumulatively. We want discharge. They are not discharging. They are not behaving properly. They gave me insulin at 2 and the sister is not denying she didn't give me insulin. Then either they gave me food after insulin. 10 units of insulin was given to me and the sister is denying she didn't give me insulin. My daughter is also COVID positive, my brother and my sister also COVID positive, and I'm not getting proper medication here, and the sister is telling she didn't give me insulin because the afternoon nurse, morning nurse she gave and went away without food, and this nurse is denying I didn't give insulin. You know, you are not allowing us to come inside, and also false things they are alleging on us. I'm in trouble, please help. I can't give them every day 1 lakh rupees. I can't pay, I don't have that much amount. I want discharge right now, please help me. I'm a COVID warrior. तो नाज़रीन, ये है वो वायरल वीडियो जिसके ज़रिए गवर्नमेंट फीवर अस्पताल की डीएमओ डॉक्टर सुल्ताना ने अपनी पूरी कहानी जो है, अपनी मुश्किल बताई है। आपको बताएं कि हैदराबाद में जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फ़ीस वसूलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसी तरह से ये मामला भी सामने आया है। चादरघाट के एक प्राइवेट अस्पताल का ये मामला है और ये जो साहिबा हैं ये ख़ुद गवर्नमेंट फीवर अस्पताल की डीएमओ हैं डॉक्टर सुल्ताना। कोरोना से ये मुतासिर हुई। इसके बाद इन्हें चादरघाट के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाया गया। प्राइवेट अस्पताल ने पहले इनसे 40,000 रुपये जमा कराने को कहा। जब इन्होंने ये रुपये 40,000 जमा करा दिए, उसके बाद अस्पताल ने 24 घंटों के दौरान इनके हाथ में 1,15,000 रुपये का बिल थमा दिया। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद फीवर अस्पताल की डीएमओ डॉक्टर सुल्ताना ने अस्पताल इंतज़ामिया से कहा कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन अस्पताल के ज़िम्मेदारों ने उन्हें डिस्चार्ज करने से ही मना कर दिया। अब ये वीडियो वायरल करके इनका यही कहना है कि इतनी फ़ीस ये भला कैसे अदा करेंगी। और न सिर्फ डॉक्टर सुल्ताना बल्कि इनके घर के अहले खाना जो हैं वो भी मुतासिर नज़र आ रहे हैं। एक और अहम खबर, ज़िला गुंटूर के ताड़ेपल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की सरकारी क़यामगाह पर ड्यूटी अंजाम देने वाले 10 सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पहले सीएम कैंप ऑफिस पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें 10 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये तमाम 10 पुलिस जवान मंगलगिरी पुलिस क्वार्टर्स में रहते हैं। पुलिस क्वार्टर्स को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया है। ये तमाम पुलिस जवान एपीएसपी कांस्टेबल्स हैं। और चलिए इस मामले पर मज़ीद तफसीलात के लिए हम रुख करेंगे हमारे विजयवाड़ा से नुमाइंदे इसहाक का। इसहाक,
वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की जो सरकारी क़यामगाह है वहाँ पर भी अब कोरोना की दस्तक हो गई है। आपसे तफसीलात चाहेंगे और आगे क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ, यहाँ देखा जाए तो अब जो घर है सीएम जो जगनमोहन रेड्डी घर है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस वाले हर रहते 15 दिन में एक शिफ्ट चेंज होते रहते थे। जो ये काकीनाडा से जो लोग बटालियन आई थी उसमें जो है ना पूरे परसों टेस्ट करवाने के बाद वो पता चला कि पूरे 10 लोग दो बटालियन, एक बटालियन के जो 8 लोग और दूसरे जो बटालियन के 2 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद तुरंत उन लोग सभी को वहां से क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया और दूसरी जगह पहले जो ड्यूटी करे अब जो ड्यूटी करने वाले हैं उनके भी सैंपल्स लिए गए हैं। वो पूरी थोड़ी रिपोर्ट अभी आने बाकी है। इस तरह देखा जाए तो जहां एक तरफ असेंबली में जो है ना 30 लोगों को आया और जो सेक्रेटरिएट में है वो पूरे 40 लोग है। इस तरह से लगातार जो है ना बढ़ते जा रहे। आज कल शाम को जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जो मिनिस्टर जो पेरनी नानी है उनके ऑफिस में दफ्तर में भी पॉजिटिव पाया गया और उनके घर वालों को भी क्वारंटाइन भेज दिया। इस तरह देखा जाए तो सभी लोग जो जहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कल 765 केसेस का मामला जो नए केसेस का मामला आने के बाद जो है ना लगातार रोजाना केसेस बढ़ते हैं। केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन इस सब के बीच में आंध्र प्रदेश का रिकवरी रेट भी आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर भी क्या होम आइसोलेशन की जो बात कही गई है उसके तहत तमाम तर चीजें अंजाम दी जा रही हैं, क्या कुछ तफसीलात? जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि 1.20 जो है ना ये परसेंटेज है कोरोना वायरस फैलने का, जबकि 2 पॉइंट आने पर भी डेंजरस सिचुएशन बताई जा रही है और रिकवरी पॉइंट जो है ना वो भी 1.5 से 2.5 के बीच में है। और वहीं दूसरी तरह जो डेथ रेट जो है ना कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और कर्नूल में कुछ ज्यादा है, बाकी जगह है ना कम है। तो इस तरह से देखा जाए तो जहां केसेस बढ़ते जा रहे हैं वही रिकवरी परसेंट भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है। मगर देखा जाए तो जहां ये इन 15 दिनों में जो केसेस जो सैंपल्स डेली ले रहे हैं वो ज्यादा है, या 20,000 30,000 तक भी सैंपल्स कलेक्ट रहे। तो इस मामले इस तरह से देखा जाए तो जो केसेस का जो है वो जरा कम है। जी इसाक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना का कहर हर रियासत में बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये थे हमारे नुमाइंदे जो कि आंध्र प्रदेश की सूरत हाल बता रहे थे। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 22,000 के पार हो गई है। कल एक ही दिन में रियासत में कोरोना के 1850 नए मामले देखे गए। GHMC की हदूद में 1572 केस देखे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से मुतासिर 5 मरीजों की मौत हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 6,427 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट भी किया गया। तेलंगाना वज़ीर बल्दी नज़्मुन नस्क KTR ने तामीराती कंपनियों से रियासत में सरमायाकारी की अपील की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तेलंगाना और इंडियन इंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एसोसिएशन की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में मौक़िफ़ के मौजू पर मुनक़्क़दा वर्चुअल सेशन से खिताब के दौरान KTR ने कहा कि तामीराती शोबे और इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा मुल्क का दूसरा सबसे ज़्यादा मुलाजमत फराहम करने वाला शोबा है। इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। In fact, even though we are the youngest state in India, we have embarked on a very ambitious and an aggressive program of creating infrastructure, especially in irrigation sector, in agriculture sector, in all allied sectors. As a result, in less than 3 years, Telangana could complete and commission the world's largest multi-stage lift irrigation project called as Kaleshwaram. While we are very proud, to have associated with some of the major construction equipment manufacturers as part of these projects, our drive to continue to improve the infrastructure in the state is incessant. It will continue, till we ensure that every nook and corner of Telangana and every nook and corner of our, the towns and also villages, we bring the infrastructure up to an acceptable level of world-class standards to our citizens and to our countrymen. In that context, let me quickly detail out
what our plans are for the future. मुंबई, भोपाल, पटना और दिल्ली में बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश के सबब मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश के सबब सड़कों और मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने की वजह से खार सबवे बंद है। दिल्ली में भी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां मौसम खुशगवार हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर पटना में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। और सबसे अहम बात यह कि बिहार में आइंदा 24 घंटों के लिए महकमा मौसमियात ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अंदेशा है। इसी के तहत ये अलर्ट जारी किया गया। बिहार में मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 23 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर भोपाल में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इस सब के बीच दिल्ली एनसीआर में मानसून की ज़बरदस्त बारिश देखी जा रही है। गुज़िश्ता कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद अब दिल्ली वालों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से मौसम का जायजा लिया उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओखला बर्ड सेंचुरी में पौधे लगाए और इस मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मिशन के तहत रियासत में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना की वजह से शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अकीदतमंदों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। गुज़िश्ता 120 दिन से साईं बाबा का मंदिर अकीदतमंदों के लिए बंद है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अकीदतमंद अपने घरों से ही बाबा का दीदार कर रहे हैं और यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सोनल दोंगे ने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इसी गूंज के साथ साईं बाबा के दरबार में गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के दिन करोड़ों भक्त यहाँ पर हाजिर होते हैं। लाखों की तादाद यहाँ पर होती है। भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर उमड़ पड़ता है, वो सिर्फ साईं के दर्शन के लिए। आज आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के कारण साईं का जो समाधि मंदिर है वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की भक्त को अंदर आने की अनुमति नहीं है। साईं बाबा के समाधि मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन कई सारे उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर जो कलाकार होते हैं उनकी हाजिरी यहाँ पर होती है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो साईं बाबा का जो समाधि मंदिर है बिल्कुल सूना सूना पड़ा हुआ दिखाई देता है। ना यहाँ पर कोई भक्त है, ना यहाँ पर साईं का दीदार करने के लिए किसी को आने देते हैं। उसका कारण एकमात्र है कि कोरोना महामारी का ये जो संकट है ये साईं समाधि मंदिर या साईं बाबा मंदिर में आने से रोक रहा है। करीब 115 दिन से साईं का ये समाधि मंदिर बंद पड़ा हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरु के लिए कुछ करने की आस होती है, साईं के प्रति दर्शन करने की आस होती है, अपने गुरु को कुछ दान करने की आस होती है। इसी वजह से भक्त यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज वो आ नहीं सकते। उसका एकमात्र कारण है कोरोना संकट ने यहाँ पर पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। शिरडी का ये जो परिसर है आप देख सकते हैं पूरी तरह से खाली पड़ा है। ना यहाँ पर कोई भक्त है, ना यहाँ पर कुछ हो रहा है। सिर्फ जो रोज़ाना पूजा होती है वो यहाँ पर चल रही है, आरतियाँ हो रही है। और एक तरह से देखा जाए तो शिरडी का ये जो धाम है बिल्कुल आज सूना सूना दिखाई दे रहा है। कभी साईं के नाम के साथ, साईं के गजर के साथ यहाँ पर भक्त आते थे, भक्त पालकियाँ लेकर आते थे, पैदल चलकर आते थे, उनको भी रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि साईं बाबा ट्रस्ट ने कुछ सुविधा यहाँ पर की है। अब प्रतीक्षा सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र सरकार कब अनुमति दे और कब साईं का दरबार फिर से खुले और कब साईं के दरबार में चहल पहल दिखाई दे और कब भक्त साईं बाबा का दीदार कर सके। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18 शिरडी।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने अहल खाना के साथ पवित्र अमरनाथ जी गुफा का दौरा किया। इस मौके पर अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीनियर अफसरान के साथ मुर्मू, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने खुसूसी पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, कोरोना वायरस वबा के जल्द अज जल्द खात्मे के लिए दुआएं मांगी। इसके अलावा LG ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए भी दुआएं की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड सिर्फ बालतल के रूट से यात्रा का एहतमाम करेगा। मुर्मू ने अमरनाथ आरती के दिन में 2 मरतबा लाइव टेलीकास्ट पर भी खुशी का इजहार किया। कोरोना कहर और बढ़ती महंगाई के सबब जहां आम इंसानों पर अरसा हयात तंग नजर आ रहा है, ऐसे में अगर किसी से ये कहा जाए कि कुर्बानी का बकरा लाखों में फरोख्त किया गया तो हैरत तो होना लाजमी है। लेकिन भोपाल में एक ऐसा ही बकरा ऑनलाइन फरोख्त हुआ और इसकी कीमत रही लाखों में। आसिफ अली के जरिए तैयार किए गए कुर्बानी के बकरे की खूबी ये है कि ये दूध पीता है, बादाम खाता है, इसका वजन 176 किलो है। कोरोना कहर के चलते ये बकरा ऑनलाइन 7,25,000 रुपये में फरोख्त हुआ, जिसे पुणे महाराष्ट्र के एक शौकीन शख्स ने कुर्बानी के लिए खरीदा। बकरा तो मैंने 7,25,000 रुपये का लिया था और ये बकरा पुणे जाएगा यहाँ से और पुणे जाके इसकी कुर्बानी होगी भाई। और ये हिंदुस्तान का ये पहला बकरा बन गया इस टाइम। पहले अब सेकंड आई है तो पिछले था वो भी अपना था और ये अभी सबसे बड़ा बकरा है हिंदुस्तान का ही पूरा पहला बकरा है। आंडू बकरों के अंदर 2020 में आंडू से इससे बड़ा बकरा कोई नहीं आएगा भाई। 176 kg है, 176 किलो का है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लेह और लद्दाख दौरे का खैर मकदम किया जा रहा है। बेंगलुरु में भी सियासी लीडरों और दानिश्वरों ने कहा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। चीनी हिंदी भाई भाई कहते हुए चीन ने धोखा दिया है। तारीख से ये बात साबित होती है कि गलवान वादी से चीन का कोई ताल्लुक नहीं है। JDS के लीडर ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत है, चीन से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएँ। वैली चीना की कब से हो गई? 8 फिंगर्स तक हमारी वहाँ तक की सरहदें थी हमारी। आज वो लोग 4 फिंगर, यानी जैसे कि क्या कहते हैं, इस तरीके से जो ढलानें होती है वो एक एक ढलान को एक एक उंगली की तरह गिना जाता है। जब आप गूगल मैप से देखते हैं तो 8 उंगलियों के बराबर है, मतलब 8 ढलान हमारी सरहद में आते थे। आज चौथी सरहद, चौथी ढलान पे आके वो कहते हैं कि हमारी जगह है। चीनी हिंदी भाई भाई बोल के उन्होंने धोखे से हमारी पीठों में छुरा भोंका था। उन लोगों पे भरोसा किया जाता है, उन लोगों पे यकीन किया जाता है, उन लोगों के साथ झूला झूला जाता है, उन लोगों के साथ दोस्ती निभाई जा रही है, उनके साथ रिश्तेदारी निभाई जा रही है, उनके साथ लेन देन किया जा रहा है। 11,000 करोड़ का टनल का वर्क उनको देते हैं। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चाइना से बना रहे, शर्म आना चाहिए हम लोगों। ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन थोड़ा देर से आया है रिएक्शन और इसका जो है एडवांटेज पहले से लेना चाहिए था, लेकिन देर से BM साहब ने ये बयान दिया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना। एंड मैं समझता हूँ कि ये एक्शन सिर्फ एक स्पीच से काफ़ी नहीं है। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में दुनिया की सबसे बड़े तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संजीदगी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि दफ़ा 370 की मनसूखी, वादी कश्मीर से सयाहों के वापस जाने की एडवाइजरी और कोरोना की वजह से दुनिया के सबसे बड़े इस गोल्फ कोर्स की देखभाल मुतासिर रही है। इस 1 साल के अरसे में गुलमर्ग गोल्फ कोर्स तवज्जुही का शिकार बन गया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनामुल हक सिद्दीकी और उनकी टीम ने अहम कदम उठाते हुए गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए मुलाजमीन के साथ तमाम मशीनरी को मुतहर्रिक कर दिया है। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स को 1911 में बरतानिया हुकूमत ने शुरू किया था। पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहाँ खेली गई थी। मकामी लोग इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स की तारीखी शान और शक्ल सूरत को बहाल रखा जाए। जो भी गुलमर्ग इंतजामिया है टंगमर्ग से लेकर, गोल्फ कोर्स की अहमियत हमें पता है। जो हम टूरिस्ट के साथ काम करने वाले हैं, जो भी गुलमर्ग में टूरिस्ट के साथ, अगर हमारी जरूरत है हम भी आएंगे। पूरे टंगमर्ग के लोग इसके साथ हैं। आप गुलमर्ग में आप देखिए करोड़ों रुपए लगे गोल्फ कोर्स के एक एक होल को,
4 करोड़ रुपए का ग्रास फ्रांस से मंगवाया है, वो लगाया है एक गोल्फ कोर्स। गुलमर्ग आज की नहीं है, गुलमर्ग 200 साल पहले ही है, तब भी गोल्फ कोर्स था। पहली पहचान गुलमर्ग की गोल्फ कोर्स है। जब तब ठीक था तो आज क्या हुआ उसको। मैं यहाँ पे लोगों को गोल्फ सिखाता हूँ सर। अभी हमारा गोल्फ कोर्स जो है कोरोना की वजह से थोड़ा खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कोई आ नहीं रहा था। अभी थोड़ी जब से हालात ठीक होने लगी तो कल से हम लोगों ने यहाँ पे मशीनें स्टार्ट की हैं। अब डिपार्टमेंट ने मशीनें स्टार्ट की है, गोल्फ कोर्स को मेंटेन करेंगे। इन्होंने कहा है सर कि 20-25 दिन तक हम गोल्फ कोर्स तैयार करके दे देंगे सर। आपको पहले पता है, पहले अगस्त में यहाँ पे वो 370 हो गया, उसके बाद एडवाइजरीज आ गई यहाँ, उसके बाद कोविड का मसला हो गया। अब इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये जो गोल्फ कोर्स है, इरिस्पेक्टिव हम रेवेन्यू कमाएं या ना कमाएं, लेकिन ये एक ग्लोरी है। दिस एड्स टू द ब्यूटी ऑफ गुलमर्ग। सो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इसको हम मेंटेन करेंगे। गवर्नमेंट ने भी मुझे खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ये गोल्फ कोर्स अच्छा रहना चाहिए। यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम रिवाइव करेंगे गोल्फ। कश्मीर में हाउस बोट और दीगर कश्तियाँ बनाना एक कदीम फन है। कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवान भी इस काम से जुड़े हैं। इनका कहना है कि ये काम कई एतबार से काफ़ी अच्छा है। पेशे पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हाउस बोट और कश्तियों के बनाने और इनकी मरम्मत करने वाले हुनरमंद कारीगर आज भी मौजूद हैं। कश्मीर में कश्ती बनाने का फन सदियों पुराना है। इस काम के लिए इंतहाई महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में भी कश्मीर में कश्ती बनाने वाले माहिर कारीगर अपने हाथों का ही जादू बिखेर रहे हैं। वादी में कई नौजवान कारीगरों ने यह हुनर अपने आबाओ अजदाद से सीखा है। बीएससी की डिग्री हासिल करने वाले गुलाम हुसैन की भी इसी तरह की कहानी है। नौकरी न मिलने पर इन्होंने इस काम को सीखने का फैसला किया और अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए। इन्हें वादी भर से कश्तियां बनाने का ऑर्डर मिलते हैं। सुंबल सोनावारी के अंदरकोट इलाके से ताल्लुक रखने वाले गुलाम हुसैन नामी इस नौजवान ने दर्जन भर तालीम याफ्ता नौजवानों को ये हुनर सिखाया है। तकरीबन 10 साल हो गए ये काम करते हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ काम है ये तकरीबन 300 साल से हमारे यहाँ है। ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी तक रहा है। चाहे हाउस बोट हो, कोई भी हो, छोटी किश्ती हो, बड़ी किश्ती हो, रेत की किश्ती हो, हम सभी काम जानते हैं इसका। मैं बीएससी हूँ। जब मुझे नौकरी ही नहीं मिली तब मैंने यही काम अपने बाप से ही सीखा है कि मैंने अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना तो करना ही है। जी हम बहुत सारे किश्ती बनाते हैं। रेत की किश्ती, वो जो डल में वो हाउस बोट बनाता है, और वो जिसपे मछलियाँ पकड़ते हैं वो भी बनाते हैं सर। मैं पहले शटरिंग का काम करता था, लेकिन उस पर गुजारा नहीं होता था। फिर यहाँ हमारे गुलाम रसूल ने, जो हमारा उस्ताद है, उसने हमें अपने पास बुलाया, ये काम दिया सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा काम है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, रोजगार भी अच्छा है। ये कश्ती साजी एक मेहनत तलब काम है। कई सारे मराहल से गुजरकर एक कश्ती काबिल इस्तेमाल बन पाती है। कारीगरों का कहना है कि जिस तरह हैंडीक्राफ्ट को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, इसी तरह इस काम को फरोग देने और इससे जुड़े अफराद के फलाह व बहबूदी के लिए इक़दाम किए जाए। 2014 में सैलाब हुआ, जब लोग इधर उधर घूमते थे पानी में, तब से मैंने शुरू किया इस काम को। 14 घंटे में कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि बैठने के लिए, वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है। गवर्नमेंट जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो स्कीम बना रहे हैं, या बाकी लोग, या पश्मीन या वगैरह वगैरह, कालीन या शाल, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी कुछ इक़दाम उठाए हमारे यहाँ से। गुलाम हुसैन का कहना है कि तालीम याफ्ता नौजवानों को सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। इनका कहना है कि अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए नौजवानों को खुद रोजगार यूनिट्स की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। नौकरी कुछ नहीं है, अगर इंसान चाहिए तो कुछ भी कर सकता है। वो जिंदगी में हर वक्त कामयाब हो सकता है, लेकिन करना है। ये जो कारीगरी है, ये कश्मीर में वो हुनर है जो हम अपने हाथों से करते हैं। अगर देखा जाए, इससे बढ़िया हुनर और कुछ नहीं है। कश्मीर में तैयार होने वाली कश्तियाँ आला मेयार की होती हैं। कश्ती की तामीर में अमूमन कश्मीरी देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। कश्मीर में लोग ज्यादातर कश्ती का इस्तेमाल दरियाओं और नदी नालों से रेत निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डल झील, झील वूलर और दूसरी छोटी बड़ी झीलों में भी लोग इन कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मछलियां पकड़ने में भी इनका इस्तेमाल होता है। जरूरत इस बात की है कि सदियों पुरानी सनत में नई जान डालने के लिए सरकारी सतह पर भी इक़दाम किए जाएं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।